हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुमित कुमार चौहान और आज हमारी आईटी टूल्स की एक अनदर क्लास। पिछली क्लास में हमने हार्डवेयर्स के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने इनपुट डिवाइस से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी थी। उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और कंटिन्यू करते हैं कि इनपुट डिवाइस में क्या क्या चीज़ें हैं थी और क्या क्या चीज़ें हम और पढ़ना है। जैसे कि बात करी जाए इनपुट डिवाइस पे, तो हमने माउस के बारे में पढ़ा था और स्कैनर के बारे में पढ़ा। इसी चीज़ में आगे बढ़ते हैं। एक नाम और आपको यहाँ दिख रहा होगा, जॉयस्टिक। ठीक, आपने बचपन में गेम्स बड़े खेले होंगे, जिन्होंने नहीं खेला वो अलग बात है, जिन्होंने खेला होगा उन्होंने जॉयस्टिक का नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, होता क्या है, जॉयस्टिक बेसिकली एक हैंडल टाइप का होता है, किसी भी बेस के अकॉर्डिंग हैंडल लगा होता है उसके ऊपर, जिसे आप मूव कराने के लिए यूज करते हो। इवन आज के टाइम पे भी जॉयस्टिक है, जैसे आप लोग पबजी गेम खेलते हो, पबजी में आपको 2 जॉयस्टिक मिलते हैं। ठीक, बट वो अलग बात है, वो स्क्रीन के अंदर लगा मिलता है, एप्लीकेशन के अंदर ही होता है बेसिकली। ऐसे 2 टाइप के आपको जॉयस्टिक मिल जाते हैं। ठीक, आप इनसे कंट्रोल करते हो, कैमरा अपना एंगल कंट्रोल करते हो या फिर जो कैरेक्टर आपका है उसे मूव कराने के लिए कंट्रोल करते हो। ठीक है, लेकिन अगर बात फिजिकली के तौर पर करी जाए, क्योंकि हम हार्डवेयर की बात कर रहे हैं तो फिर हम वर्चुअल की बात ही नहीं कर सकते, हम बात किसी करेंगे फिजिकल की। तो अगर हम जॉयस्टिक देखें तो ये रहा हमारा जॉयस्टिक, ये देखिए ये है हमारा जॉयस्टिक। ठीक, जिसका इस्तेमाल हम बेसिकली गेमिंग करने में ही यूज करते हैं। ओके, इसे भी पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। रीज़न वही है, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ये भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को पॉइंट करने का ही काम करता है। ठीक, इसीलिए इसे पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। फिर वही बात अगर करी जाए OMR की, यह है हमारा ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR सीट आपने सुना होगा। ठीक, कुछ लोगों ने इस पर एग्ज़ाम्स भी दिया होगा। ठीक है, लेकिन बहुत से कम लोग जानते हैं कि जो OMR सीट पे एग्ज़ाम्स जो होते हैं उन्हें चेक करने के लिए OMR रीडर का इस्तेमाल किया जाता है, या मैं कहूँ OMR का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसमें होता है क्या है, एक मशीन होती है जो बेसिकली सिस्टम से कनेक्टेड होती है, जिनमें क्वेश्चन आंसर्स को चढ़ा दिया जाता है और डिज़ाइन कर दिया जाता है। एक तरफ से मार्कशीट को डाल दिया जाता है और दूसरी तरफ वो स्कैन करके कैलकुलेट करके वैल्यू बता देता है, कितने आंसर सही हैं कितने गलत हैं। ठीक है, तो OMR आपका बेसिकली किस पर्पस के लिए यूज होता है, जो आपकी OMR सीट्स होते हैं उन्हें चेक करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। फिर वही अगर बात करी जाए OCR की, यह है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, इसे रिकॉग्नाइजेशन भी कह सकते हैं। ठीक, अब इसका काम क्या है, बेसिकली देखा जाए तो ये भी एक डिवाइस भी है, प्लस आप इसे एज अ सॉफ्टवेयर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर के तौर पे हम कैसे करेंगे ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले आप ये देख लीजिए कि ये डिवाइस कैसा होता है। OCR आपका, ये देखिए ये है आपका OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। ठीक, अगर आप देखो तो ये एक टाइप का स्कैनर ही होता है। ठीक, ये अब स्कैनर कैसा है, ये बेसिकली आप देखो, आप जैसे पेन हो गया या फिर किसी तरह पेन ड्राइव टाइप में, ठीक लंबे टाइप में थोड़ा होगा, आप इसकी मदद से किसी भी इमेज से या किसी भी मैं कहूँ टेक्स्ट को निकाल सकते हो बाया इमेज। ठीक, अगर जैसे आपके पास कोई इमेज है, कोई फोटो है और आप उसमें टेक्स्ट को डिजिटल फॉर्म में लाना चाहते हो, ठीक है, तो हम OCR का इस्तेमाल कर सकते हैं। OCR करेगा क्या, उन कैरेक्टर्स को वो रीड करेगा और रीड करने के बाद उन्हें डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप उसे कहीं पे भी स्टोर कर सकते हो, लाइक MS ऑफिस वर्ड, वर्डपैड, नोटपैड। ओके, इसी तरीके से हम बात करें MICR की, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन कहिए आप। ठीक, अब ये क्या है, बेसिकली इनका इस्तेमाल बैंक्स में करा जाता है। जो हम बैंक्स में चेक जो डिपॉजिट करते हैं उन चेक को चेक करने के लिए करा जाता है। ठीक, अब ये करता है क्या है, ये बेसिकली उस चेक में जो इंक्स इस्तेमाल करे गए हैं, जो लेटर कॉम्बिनेशंस बने हैं, जो पोजीशंस बने, इन सबको चेक करेगा। ठीक, जैसे आपने बैंक्स में देखा होगा नोट मशीन होती है वहाँ पे, ठीक, करेंसी काउंटिंग मशीन होती है, वहाँ पे देखोगे कि जो आप जाते हैं पैसे जमा करने, वो पैसे लेगा, काउंट करेगा और मशीन डाल के फिर काउंट करेगा। ठीक है, लेकिन वो जो मशीन वहाँ पे रखी होती है वो इस चीज़ को चेक करने के लिए होती है कि पर्टिकुलर जो नोट मेरे पास आया है, जो करेंसी मेरे पास आई है, कहीं वो डुप्लीकेट तो नहीं है। ठीक, इस चीज़ को चेक भी करने के लिए, तो इसी तरह से चेक को चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है MICR का। फिर वही हम बात करें QR कोड की, आज के टाइम पे जितने भी ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, UPI मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब इसे अच्छे जानते हैं, QR कोड। ठीक, एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा इसमें बनता है कि QR कोड और बार कोड में डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। ठीक, तो अगर जनरल लैंग्वेज की बात करी जाए तो एक तो शेप और डिज़ाइनिंग का ही डिफरेंस आ गया, क्योंकि जब बात करते हैं QR कोड की तो QR कोड में आपने देखा होगा ये स्क्वायर शेप में होता है। ठीक, और इसमें ऐसे ब्लैक कलर के ऐसे ऐसे डॉट्स बने होते हैं QR कोड के अंदर, ऐसे ऐसे डॉट्स बने होंगे।
वही अगर बारकोड की बात करी जाए तो इस तरीके से रेक्टेंगल शेप में आपको दिखेगा और ऐसे ऐसे लाइनिंग बनी होती है इसमें, ठीक इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। अब बात करी जाए डिफरेंस की, दोनों के बीच के डिफरेंस की क्या बात है, तो बारकोड जो आपका बेसिकली होता है ये ज़्यादा डेटा को कंटेन नहीं करता, ये बहुत ही कम डेटा को कंटेन करता है, ठीक। वही अगर हम क्यूआर कोड की बात करें तो ये लार्ज डेटा को कंटेन करता है। लार्ज डेटा कहने का मीन क्या है मेरा, जैसे कि हम क्यूआर कोड को पेटीएम में क्यों इस्तेमाल करते हैं या मैं कहूँ पेमेंट में क्यों इस्तेमाल करते हैं, रीज़न ही यही है क्योंकि जब आप पेमेंट करने जाते हैं क्यूआर कोड से तो उस क्यूआर कोड में जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं उसकी बैंक डिटेल, उसकी डिटेल, ठीक है, उसमें लिखी होती है या मैं कहूँ उसमें डिजिटल फॉर्म में एंटर करी होती है, ठीक है। लेकिन इस चीज़ का इस्तेमाल बारकोड में नहीं कर सकते हम क्योंकि बारकोड में ज़्यादा डेटा वो कंटेन कर ही नहीं सकता, कंज्यूम नहीं कर सकता, ठीक है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी आज के टाइम पे आप प्रोडक्ट लेते हैं, चाहे वो 1 रुपये का हो, 1 लाख का हो, 1 करोड़ का या 100 करोड़ का, कोई भी आपने प्रोडक्ट खरीदा उस प्रोडक्ट में आपको बारकोड जरूर दिखेगा। और बारकोड में जनरली तौर पे होता क्या है, उस प्रोडक्ट का अमाउंट, मॉडल नेम, डेट ऑफ सप्लाइंग, ठीक, या फिर वो किस दिन बन के फैक्ट्री से निकला, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड करी जाती हैं, ठीक है। तो बारकोड में बेसिकली प्रोडक्ट्स की डिटेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है और क्यूआर कोड का इस्तेमाल लार्ज डेटा को एज अ डिजिटल फॉर्म में स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। वही अगर हम बात करते हैं वेब कैमरा, ठीक। वेब कैमरा बेसिकली आपका एक कह सकते हैं कि जैसे आपके पास कंप्यूटर है या कोई डेस्कटॉप है तो जनरल तौर पे तो हमारे पास उसमें कैमरा नहीं होता। आज के टाइम में जैसे आप लैपटॉप लेने जाते हो उसमें इनबिल्ट कैमरा लगा आता है, लेकिन जिसके पास डेस्कटॉप होगा, कंप्यूटर होगा, ठीक है, उनके पास कैमरा नहीं होता, ठीक। तो जिस कैमरे को अलग से प्रेफर करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, अनदर चीज़ के लिए, वो कैमरा हमारा वेब कैमरा कहलाता है, ठीक है। वेब कैमरा दिखता है कैसे, ये मैं आपको दिखाता हूँ, शायद आपको याद आ जाए और आपने कहीं देखा हो किसी मूवी में या ऐसे जनरली आपने कहीं देखा हो। ये देखिए, ये है आपका एक वेब कैमरा, ठीक, जो यूएसबी केबल के माध्यम से या मीडियम से आप इसे सिस्टम से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। वही अगर हम बात करें आगे इसमें तो बारकोड जैसे मैंने अभी आपको बताया, फिर आता है हमारा माइक एंड माइक्रोफोन, ठीक है। माइक एंड माइक्रोफोन का इस्तेमाल बेसिकली हम ऑडियो को अपने सिस्टम में इनपुट कराने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक। जैसे आप देख सकते हो मैंने अब ये लगा रखा है, ये मेरा एक माइक्रोफोन ही है एक तरीके से, जो कर क्या रहा है, मेरे इनपुट वॉइस को, मतलब जो मैं वॉइस प्रोड्यूस कर रहा हूँ उस वॉइस को एज अ इनपुट के तौर पे मेरे सिस्टम में स्टोर करना, ठीक। वही अगर हम टच पैड की बात करें तो आप देख ही रहे हैं मेरे सामने एक टच पैड ही है, ठीक। ये भी एक इनपुट ही है एक तरीके से कि मैं कुछ भी टच कर रहा हूँ तो वो वर्किंग हो रही है, या मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो ये हो रहा है, ठीक है। तो ये एक टच पैड के तौर पे हम इनपुट डिवाइस कह सकते हैं। फिर हम बात करें इसी में 3D स्कैनर की, ठीक। 3D स्कैनर्स क्या है, 3D स्कैनर बेसिकली इनका इस्तेमाल 3 डायमेंशनल चीज़ों को स्कैन करने के लिए करा जाता है, ठीक। जैसे हमारे पास एक नॉर्मल स्कैनर होता है जो कैफ़ेज़ में या ऑफिस में आपने देखा होगा, उसमें आप अगर नोटिस करें तो सिर्फ उसमें हम कोई पेज या डॉक्यूमेंट को ही हम बेसिकली तौर पे स्कैन कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कि ये पर्टिकुलर पर्सन है, इनको स्कैन करो उस पर, तो इतना आसान तो है नहीं कि आप क्या करोगे, उस पर्सन को उठा के उस पर लेटा दोगे, बंद करके स्कैन कर दोगे, तो ऐसा हो नहीं पाएगा, ठीक। और अगर हुआ भी बाय चांस तो ये तो 2 डायमेंशनल हो गया, 3 डायमेंशनल तो हुआ नहीं, ठीक है। लेकिन मुझे क्या करना चाहता हूँ मैं कि मैं किसी भी चीज़ को 3 डायमेंशनल, तीनों एंगल की तरफ से मुझे स्कैन करना है, तो इन सब चीज़ों के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, 3D स्कैनर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। वही अगर हम बात करें आगे लाइट पेन की, ये है आपका लाइट पेन जो बेसिकली मैं यूज कर रहा हूँ। इसकी मदद से मैं कर क्या रहा हूँ, किसी भी पर्टिकुलर स्क्रीन पे मैं लिख सकता हूँ, उसे टच कर सकता हूँ, उसे मूव करा सकता हूँ, उसमें जो भी चीज़ है या जो भी ऑब्जेक्ट है, ठीक। और इसको भी हम बेसिकली क्या कहेंगे, पॉइंटिंग डिवाइस कहेंगे, ओके। लास्ट में हम बात करते हैं इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड की। कीबोर्ड ये भी हमारा इनपुट डिवाइस में या मैं कहूँ हमारे कंप्यूटर का बहुत ही कॉमन एंड पॉपुलर डिवाइस है, ठीक है। हम जैसे माउस से कोई भी चीज़ सेलेक्ट करते हैं या फिर कोई भी किसी भी चीज़ को ओपन करते हैं, उसी तरीके से हम कीबोर्ड के माध्यम से भी किसी चीज़ को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, उसे ओपन भी कर सकते हैं। लेकिन माउस से जितनी हम चीज़ें करते हैं उससे काफ़ी गुना ज़्यादा हम कीबोर्ड से काम कर सकते हैं, ठीक। अब जरा ये भी समझते हैं कि कीबोर्ड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक। देखिए, पहली बात तो कीबोर्ड में आपकी 5 टाइप की होती है, टाइपिंग की, कंट्रोल की, नेविगेशन की, फंक्शन की और न्यूमेरिक कीपैड, ठीक। ये 5 टाइप की कीज होती हैं। अगर बात करी जाए टाइपिंग की तो टाइपिंग की में जैसे आपकी हम दिखाएं
तो अगर आप यहाँ नोटिस करें तो ये जो आप अल्फ़ाबेटिक्स देख रहे हैं, ये अल्फ़ाबेटिक्स आपकी टाइपिंग कीज़ के अंडर आती हैं, ठीक। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इतनी ही अल्फ़ाबेट्स के अंदर आए, और भी चीज़ें इसके अंडर आती हैं। जैसे कि अगर आप नोटिस करें तो शिफ्ट की, कैप्स लॉक की, स्पेस बार की, बैक स्पेस की, ये सारी चीज़ इसके अंदर आती है, ठीक। जैसे कि आप नोटिस करें अगर, तो इस कीबोर्ड में ये आपको सबसे बड़ी की, कंप्यूटर की सबसे बड़ी की होती है हमारी स्पेस बार की, ठीक। और ये क्वेश्चन पूछता भी है कि विच वन इज द की द लार्जर इन साइज इन कीबोर्ड, ठीक। ये आपसे पूछ लेता है, या फिर ऐसे सीधे पूछ लेगा आपसे कि कंप्यूटर के कीबोर्ड में कौन सी ऐसी की है जो सबसे बड़ी होती है एज अ साइज की बात कर रहे हैं, ठीक, साइज वाइज। तो ये हमारी स्पेस बार की होती है, ठीक। और आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे ये पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी की है जिसका इस्तेमाल लिखे गए कंटेंट या लिखे गए टेक्स्ट को मिटाने के लिए करा जा सकता है या इरेज करने के लिए करा जाता है, ठीक। तो ये हमारा बैक स्पेस की होता है। लेकिन नोटिस करना, ये काम हम डिलीट की से भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा डिलीट की होता है, हम ये चीज़ इससे भी कर सकते हैं, डिलीट की से, या हम इसका भी इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं डिलीट की का। लेकिन देखो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। टेक्स्ट अगर जैसे हम बैक स्पेस का इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे मैंने डिलीट लिखा हूँ तो बैक स्पेस इधर की ओर चीज़ों को इरेज करना चालू करता है, इस तरफ से, ठीक। और वही अगर मैं डिलीट की बात करूँगा तो डिलीट इसका जस्ट अपोजिट, इस तरफ से चीज़ों को इरेज करना चालू करता है, ठीक। अगर स्टेप बाय स्टेप की बात करी जाए, बाकी अगर आप चाहते हो कि पूरा एक बार में डिलीट हो जाए तो इसे एक बार में सेलेक्ट करिए, बैक स्पेस बटन दबा लीजिए या डिलीट बटन दबा लीजिए, वो उसे इरेज कर देगा, ठीक। फिर इसी तरीके से बात करते हैं आगे हमारी कंट्रोल की। कंप्यूटर में हमारे कंट्रोल्स कीज़ भी हमें कुछ मिली होती हैं, जैसे एक कंट्रोल बटन नाम ही कंट्रोल है इसका, फिर अल्ट बटन, फिर हमारी विंडो की, फिर हमारी एस्केप की, ये हमारी कंट्रोल कीज़ होती हैं बेसिकली, ठीक। अब जरा इन्हें देख लेते हैं कंट्रोल कीज़ में। अगर आप नोटिस करें, ये एक यहाँ पे आपको कंट्रोल की दी होती है और एक इस तरफ आपको कंट्रोल की दी होती है, मतलब आपको बेसिकली दो जगह कंट्रोल की मिलती है। इसी तरीके से अल्ट की भी आपको दो जगह मिलती है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दो जगह पे, एक ये है, ये हमारी अल्ट हो गया, ये अल्ट है और ये कंट्रोल की हो गया, ठीक। दो जगह आपको दी जाती है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम लोग टाइपिंग करते हैं, टाइपिंग करते वक्त हमने दोनों हाथ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कंट्रोल की जैसे कि अगर मुझे यूज करना है, इस तरफ के जो वर्ड्स आ जाते हैं जो मुझे कंट्रोल की के साथ इस्तेमाल करना है, तो हम इधर वाला कंट्रोल की इस्तेमाल कर लेते हैं। या फिर अगर कई बार मूवमेंट ऐसा होता है कि जब इस हाथ की तरफ की मुझे कंट्रोल के साथ यूज करना है, तो फिर हम इधर वाली की इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक। तो ये बेसिकली टाइपिंग पर्पस के हिसाब पर है। लेकिन जनरली तौर पे जब हम लोग टाइपिंग करते हैं, जनरली तौर पर हम लोग जो वर्किंग करते हैं, तो इस तरफ वाली कंट्रोल की का ही ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इस तरफ वाले को हम इतना नहीं करते, ठीक, क्योंकि हमारे हैबिट में ही हो जाता है, यही रीजन की वजह से। यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक आपको की मिलती है जिसे कहते हैं हम लोग विंडो की, इसे स्टार्ट बटन भी कहा जाता है, ठीक है। और इसके साथ जब विंडो की हम बात कर रहे हैं, तो ये सारी की जो हमारी कंट्रोल कीज होती हैं, जब हम MS ऑफिस वर्ड पढ़ेंगे, लिब्रे ऑफिस पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम ये चीज़ देखेंगे कि जितनी भी कंट्रोल कीज है उनके साथ कोई ना कोई एक शॉर्टकट की जरूर क्रिएट हो रही है या क्रिएट करके रखी गई है, बनाई गई हुई है, ठीक है। फिर इसी में हम बात करते हैं आगे नेविगेशन की, ठीक। देखो नेविगेशन की का काम क्या है, आपको नेविगेट करने का, मतलब पेज को अप डाउन लेफ्ट राइट होम पेज एंड पेज, पेज ऊपर ले जाना, पेज को नीचे ले जाना, ये सारी चीज़ों के लिए आपको एक शॉर्टकट सी दे रखी है, या मैं कहूँ एक बटन आपको डिफाइन कर दिया गया है, ठीक है। अगर आप नोटिस करें तो जैसे ये देखो नेविगेशन में, पहले तो ये डाउन एरो, अप एरो, लेफ्ट एरो और राइट एरो। इसी तरफ अगर आप इधर आ जाए तो ये पेज अप है, ये पेज डाउन है, ठीक। इसी के बगल में अगर आ जाए तो होम आपको मिल जाती है और एंड आपको मिल जाता है। मतलब अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट या वेब पेज पे, तो जैसे आपने होम बटन दबाया तो सीधा आपको फ्रंट पे ले जाएगा स्टार्टिंग पे, एंड दबा देंगे तो सीधा डाउन पे लेके आ जाएगा, ठीक। और इसे पेज बाय पेज अप एंड डाउन करना चाहते हैं तो फिर आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। वही अगर हम बात करें आगे इसमें, तो फिर आती है हमारी फंक्शन की, ठीक। अब फंक्शंस की बेसिकली हमारे कंप्यूटर में कुछ फंक्शंस या स्पेसिफिक वर्क्स को कराने के लिए यूज करी जाती हैं। ये टोटल 12 टाइप्स में आती हैं, ठीक। स्टार्टिंग में आपको मिल जाएंगी F1 से लेके F12 तक। हर एप्लीकेशन या हर सॉफ्टवेयर में फंक्शंस की इसका अपना अलग अलग यूज है, ठीक है। और अगर नॉर्मल तौर पे बात करी जाए तो ये जो आप F5 की देखते हैं, इनका इस्तेमाल पेज को रिफ्रेश करने के लिए हम लोग करते हैं। जब स्टार्टिंग में जैसे आप कोई लैपटॉप या सिस्टम ऑन करते हैं, तो अगर आप पेज को रिफ्रेश करना चाहें तो F1 की आप दबाए रखिए कंटिन्यू, ऐसे 2 से 3 बार दबाएंगे तो आपका पेज रिफ्रेश होता रहेगा, ठीक। एक की ऐसी इसमें जो बाय डिफॉल्ट सब में एक ही जैसी है, F1 की। F1 की का काम हमेशा सब में, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर हो, एप्लीकेशन हो, इवन आपके विंडोज क्यों ना हो, या फिर आपका
क्रोम क्यों ना हो, उसमें ये डिफाइन कर दिया गया हेल्प। ठीक, अगर आपको किसी भी सॉफ्टवेयर में हेल्प चाहिए या किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस में हेल्प चाहिए तो आप सीधा F1 की दबाएंगे, आपके सामने एक हेल्प सेक्शन ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप हेल्प जो भी आप लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं इससे। फिर हमारा आता है इसमें न्यूमेरिक कीपैड। अब न्यूमेरिक कीपैड नाम से समझ आ रहा है, मतलब नंबर्स की बात करेगा। तो हमारे कीबोर्ड में एक तरफ एक न्यूमेरिक कीपैड बना होता है, इस तरफ आपने देखा भी होगा। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आपने नंबर्स देखते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इस तरीके से आपको साइन दिखाई देते हैं। ठीक, अब अगर आप नोटिस करें तो यहीं पे भी आपको एक एंटर का ऑप्शन देता है। मतलब कीबोर्ड में आपको जो नॉर्मल कीबोर्ड हम सिस्टम इस्तेमाल करते हैं उनमें 2 एंटर्स आपको मिलते हैं, एक तो आपको यहाँ मिल जाता है टाइपिंग की के साथ और एक आपको न्यूमेरिक कीपैड के साथ मिल जाता है। ठीक, इसी में अगर आप नोटिस करें तो ऊपर आपको 3 LED दिख रही होंगी या 3 लाइट्स दिख रही होंगी, ये दिख रहा है आपको। ठीक, इन तीनों का अपना अपना एक वर्क है। क्या वर्क है जरा इसे समझिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट वाले की, ये। ठीक, ये जो हमारी की दी होती है ये हमारा नंबर लॉक का होता है। जब आप नंबर लॉक दबाएंगे तो ये लाइट क्या होगी, जल जाएगी, या मेरे को ये LED हमारी जल जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि अगर जब तक ये ऑन नहीं है तब तक आप इन बटन्स को जब दबाएंगे तो आपके लिए नंबर टाइप नहीं होगा। उस कंडीशन पे होगा क्या, इन बटनों में अगर आप देखें तो दूसरे कमांड्स भी नीचे साइड दिए हुए हैं। ठीक, तो उस टाइम पे ये कमांड्स वर्क करेंगे, ना कि नंबर टाइप होगा। लेकिन जैसे ही आपने इसे दबाया, यहाँ पे लाइट जली, तुरंत क्या होगा, फिर अब आप यहाँ पे नंबर्स आप टाइप कर पाएंगे। इसी तरीके से इसके बगल में जो दी हुई है ये कैप्स लॉक के लिए होता है। यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा कैप्स लॉक, ये देखिए इस जगह पे। ठीक, कैप्स लॉक का काम क्या है कि जैसे ही आपने कैप्स लॉक बटन दबाया ये लाइट यहाँ पे जल गई। ठीक, अब होगा क्या, अब जब भी आप कुछ टाइप करेंगे, ये जो आपको कीपैड एरिया होता है, टाइपिंग की एरिया या मेरे को अल्फ़ाबेटिक एरिया, यहाँ पे जब भी आप कुछ टाइप करेंगे तो आपका जो ये लेटर है ये कैपिटल में टाइप होगा, विदाउट इसके वो स्मॉल में ही टाइप होता रहेगा। लेकिन जैसे आपने कैप्स लॉक बटन दबाया, वहाँ पे लाइट चालू हुआ, तो फिर ये टाइपिंग कैसे करेगा, कैपिटल में करेगा। ओके, फिर वही बात करते हैं हम अपनी तीसरे बटन की, या मैं कहूँ तीसरे LED की। ये हमारा स्क्रॉल लॉक का होता है, यहाँ पे आपको बेसिकली बीच में यहाँ मिल जाता है इस जगह पे। ठीक, जब आप इसे दबाएंगे तो ये स्क्रॉल को लॉक कर देता है, मतलब जो हम पेज अप एंड डाउन लेफ्ट राइट जो हम लोग कर रहे थे इस चीज़ को ही लॉक कर देगा। ठीक, तो हमने अभी तक पढ़ा कि जो हमारे कीबोर्ड होते हैं इसमें टोटल 5 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, टाइपिंग की, कंट्रोल की, नेविगेशन की, न्यूमेरिक कीपैड और फंक्शंस की। ठीक है, हमें बेसिकली याद भी इसी तरीके से रखना है भी है कि अगर आपसे पूछ ले कि हाउ मेनी टाइप्स इज अवेलेबल इन द कीबोर्ड। ठीक, अगर आपसे पूछता है कि कीबोर्ड में कितने टाइप की कीज होती हैं, कितने टाइप की कीज अवेलेबल होती हैं, तो बेसिकली 5 टाइप की होती है हमारी। ठीक है, एक हमारी टाइपिंग की होती है, एक हमारी कंट्रोल की होती है, एक हमारी नेविगेशन की होती है, एक हमारी फंक्शन की होती है और एक हमारी न्यूमेरिक कीपैड होती है। ठीक, और क्या पूछ सकता है आपसे, फिर आपसे ये पूछ लेगा ये बताइए कितने टाइप के फंक्शंस की होती है, तो 12 टाइप की होती हैं। कहाँ से कहाँ तक होती है, F1 से F12 तक होती है। ठीक, उसी तरीके से अगर आपसे पूछे कि भैया कंट्रोल की कौन कौन सी होती है, तो अल्ट की होती है, कंट्रोल की होती है, विंडोज़ की होती है और हमारी एस्केप की होती है। ठीक, इसी तरीके से आपसे वो कंटिन्यूसली वो क्वेश्चन पूछता जाएगा। ठीक है, तो आज के टाइम पे हमारे इनपुट का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है और हमने ये चीज़ नोटिस करा कि अभी तक जितने भी हम इनपुट डिवाइसेस देखे हैं, जितने भी, वो सारे हमारी डेली लाइफ के ही हैं। ठीक, बट ये है कि हमें खुद ही इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। हमने पढ़ा, समझा, जाना और आज हमने देखा भी। ठीक, कि कौन कौन से डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, अब आपको करना ये है कि भाई आप मेरी क्लासेस देखते चले आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने एक बार देखा और साइड कर दिया, नहीं, आप इसे देखते जाइए, कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा तो फिर हम क्वेश्चंस को भी आसानी तरीके से सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक, चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। आज हमने इनपुट डिवाइस को कंप्लीट किया है, फिर हम दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब हम आउटपुट डिवाइस की बात करेंगे और इसी में आगे बढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।